Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the thermodynamic processes, right? हमने कुछ thermodynamic processes की definitions पढ़ी थी. In that, the first one was the isothermal processes. So, here today we are going to discuss the isothermal process in detail. Isothermal process क्या होती है उसको with help of an example उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे और आइसोथर्मल कर्व को भी समझेंगे. अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो कर्व होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है. आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है उसमें चेंज तो हो लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, राइट. ऐसी प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और जो चेंज है वो हो किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में, उस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जो आइस है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, जब मैं आइस को जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका उतना टेम्परेचर दूंगा तो वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो इसका और इसका दोनों का सेम रहेगा. स्टेट में चेंज भी हुआ है, पहले सॉलिड था अब लिक्विड है और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही केसेस में सेम है. सो दिस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस. सिमिलरली अगर मैंने वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक अगर मैंने उसको बॉइल किया सो वो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. ये दिस कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. इसमें भी क्या है, जो चेंज है वो हुआ है, पहले लिक्विड था अब गैशियस स्टेज में है और जो टेम्परेचर था वो वाटर और वेपर दोनों का ही सेम है, राइट. सो दिस कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. These are the most common examples that we have take. Now isothermal process की जब आप बात कर रहे हो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं उसको बोला जाएगा आइसोथर्मल कर्व. क्या समझते हैं हम आइसोथर्मल कर्व से? That thing we are going to discuss here. That what do we mean by the isothermal curve? Basically students, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, if I make a simple graph between capital V and capital P, that is the capital V is volume and capital P is pressure. अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ दिस ग्राफ इज सेड टू बी द आइसोथर्मल कर्व. इस ग्राफ को मैं बोलूँगा आइसोथर्मल कर्व. इस आइसोथर्मल कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होंगी कि मान लीजिए इस आइसोथर्मल कर्व में मुझे इस तरीके के कुछ कर्व्स मिल रहे हैं. सपोज ये जो कर्व है वो टेम्परेचर T1 पर है, ये वाला कर्व टेम्परेचर T2 पर और ये वाला कर्व टेम्परेचर T3 पर. तो इस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो कर्व है वो मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे एक चीज हमको मेंशन करनी पड़ेगी दैट T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट. T1 कम है T2 से, सिमिलरली T2 कम है T3 से. तो यहाँ पे एक चीज कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो कर्व है वो ओरिजिन से दूर जाता जाएगा. सो ऑब्वियस सी बात है, वी कैन सी इट इन द डायग्राम ऑल्सो. द सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे के नियरली पैरेलल रहेंगे, राइट. ये जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे. द थर्ड थिंग इज दैट इन तीनों कर्व्स का जो स्लोप अगर आप निकालें तो इन तीनों का जो स्लोप होगा, सबसे पहला कि जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो कर्व है वो फार फ्रॉम ओरिजिन जाता जाएगा, ओरिजिन से दूर जाता जाएगा. द सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. द थर्ड थिंग इज दैट कि अगर आप इसका स्लोप निकालो इसका जो स्लोप होगा वो बहुत
कम होगा, राइट? द स्लोप ऑफ द कर्व्स गिवन हियर विल बी वेरी लेस. So these are some of the characteristics of isothermal processes जिसको कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से भी समझा. नाउ अगर मैं इसके लिए एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एक आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप है उसको मैं मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो चीज समझते हैं. दैट slope of आइसोथर्मल कर्व, एक आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होगा उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ दैट PV is equals to K, right? PV is equals to K, where P is the pressure, V is the volume, and K is the constant. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. By Boyle's law, we can write this as PV is equals to K, where K is a constant, right? Here we are not discussing it in too much detail because it's a part of chemistry that you have studied in chemistry already. So Boyle's law से आपको पता है that PV is equals to K at constant temperature, and this can be the equation for the isothermal process, right? यहाँ पे अगर मैं इस equation को दोनों sides V के respect में differentiate करूँ, so on differentiating both sides with respect to V, हमने क्या किया, इसके दोनों साइड्स में v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, सो दैट यू विल गेट d by dv ऑफ pv इज इक्वल्स टू d by dv ऑफ k, राइट? हमने दोनों साइड्स डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू v. जब आपने v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वेयर p and v आर द टू डिफरेंट फंक्शंस. सो यू विल गेट p dv by v. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज बेसिकली यू नो दैट d by dx ऑफ f1 f2, where f1 and f2 are the two functions. First function as it is d by dx of second function plus second function as it is d by dx of first function. So here you are having the two formulas. By that two formulas you have to solve it. P as it is dv by dv plus v as it is dp by dv is equals to this k is constant, और आपको पता है जो constant terms का differentiation होता है that is basically 0, so I can write this 0 here, right? So that you will get p dv by dv plus v dp by dv is equals to 0, or dv by dv will be 1. This is basically 1 plus dp by dv is equals to 0 because differentiation of constant is 0, right? यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई दैट p plus v dp by dv is equals to 0. I can get p plus v dp by dv is equals to 0, और अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ RHS में तो ये हो जाएगा minus dp by dv, right? You will get p is equals to minus dp by dv. Also अगर मैं यहाँ से dp by dv का रेशो निकालूँ तो dp by dv का रेशो आ जाएगा दैट इज dp by dv is equals to minus of p by v, right? In this way you can write the ratio of dp by dv as minus p by v, और ये जो minus p by v है यही होगा उस आइसोथर्मल कर्व का स्लोप. दिस इज द स्लोप ऑफ isothermal curve, right? So in this way students you can identify the slope of basically p और v का जो रेशो होगा वही हमको स्लोप बताएगा, बिकॉज आपको पता है स्लोप इज इक्वल्स टू एक नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होता है वो y अपॉन x होता है. सो y अपॉन x दैट इज p अपॉन v विल बी द रेशो ऑफ विल बी द slope of the isothermal curve that we are talking about, right? So in this way students you can find out the slope of an isothermal curve. Now
अब हम बात करते हैं कि जब हमने एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा, दैट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। सो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा और जो स्टेट है उसमें चेंज होगा, राइट। सो दोज थर्मोडायनेमिक processes which takes place at constant temperature and undergoes some changes are called as the isothermal process. Isothermal process में अगर मैं work done की बात करूं, so how I can determine the work done, that thing we are going to see here, that work done in isothermal process। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं, समझते हैं कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले द वर्क डन हमने सबसे पहले मान लिया, लेट P be the pressure, capital V be the volume and capital T be the temperature that we are talking about, right। जो वर्क डन होगा बेसिकली दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू P dot dV, right। that work done can be given by work done, जिसको कि हम W से डिनोट कर रहे हैं, that will be equals to P dot V, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट, टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और चूंकि हम V के रिस्पेक्ट में, दैट इज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो इसको हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी फ्रॉम V1 टू V2। सो यहाँ से अगर मैं एक आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। हमने मान लिया फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज N इज इक्वल्स टू 1, सो दैट वी विल गेट PV इज इक्वल्स टू RT, राइट। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस के लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन मानूं, सो PV is equals to RT, or I will get this P is equals to RT by V। P is equals to R upon RT upon में V। ये चीज हमारे पास आ गई P की वैल्यू। अगर मैं इस P की वैल्यू वर्क डन वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, सो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी बेसिकली दैट आई एम राइटिंग हियर, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2। P की जगह पे हमने लिख दिया RT बाय V इंटू DV। अब सिंस आप जो इंटीग्रेशन है वो V के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उस V के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, एंड सिंस RT is constant with respect to B, so we will get this RT out of the integration and we will get DV here, right। And 1 by V is also here। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV will be log V, and here I have written the limits as from V1 to V2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx होता है log x। लिमिट्स हमने पुट कर दी। जब हमने लिमिट्स अब हम पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट दिस W इज इक्वल्स टू RT इनटू log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज V2 माइनस log V1, और log V2 माइनस V1 हो जाएगा RT एज इट इज log V2 अपॉन में V1, बिकॉज यू नो दैट log M माइनस log N इज इक्वल्स टू log M अपॉन में N। हमको ये चीज पता है, by it is the property of log, that is log M minus log N is equals to log M upon में N। so आपके पास एक्सप्रेशन आ गया that W is equals to RT log V2 by V1। ये जो है ये log E की वैल्यू है, that is बेस में एक्सपोनेंशियल है। अगर हम इसको log 10 में कन्वर्ट करें, so इसको log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, that is 2.303। आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, जो लॉग का बेस है यहाँ पे वो ई की टर्म्स में दिया हुआ है,
इस log e की टर्म्स वाले बेस को अगर मुझे log 10 में, जो कि जनरल हमारी log वैल्यूज होती हैं, log 10 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 2.303, राइट? So here this can be the expression that you will get from the for the total amount of work done. This can be the expression अगर आपको log exponential के terms में दिया हुआ है, और this can be the expression अगर आपको log 10 मतलब जो बेस है, log का जो बेस है वो 10 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो राइट अगर मैं ये चीज तो तब जब मैंने 1 मोल सब्सटेंस के लिए गैस मानी है। अगर मैं गैस मान लेता हूं फॉर n मोल्स, राइट मतलब मैंने इक्वेशन मान ली PV इज इक्वल्स टू nRT, मैंने मान लिया, पहले हमने n की वैल्यू 1 मानी थी, अब यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी इट विल बी नथिंग बट यहाँ पे 2.303, इट विल बिकम nRT log base 10 V2 by V1. The equation will just become this only, right? So this is the amount of work done that you have got from here in an isothermal process, right? एक isothermal process में हमारे पास ये expression आ जाएगा, that is एक isothermal process में जो work done होगा वो कितना होगा, उसके लिए this will be the expression. So in this way we can find out the work done in an isothermal process, right? जब हम एक isothermal process की बात कर रहे हैं तो उसमें जो work done होगा, the net amount of work done we can determine in this way. Now जैसे हमने एक isothermal process के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ी, वैसे ही हमको एक adiabatic process के लिए भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम एक adiabatic process के लिए एक आइडियल इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद जैसे हमने आइसोथर्मल कर्व पढ़ा वैसे ही एक एडियाबैटिक कर्व, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू in the next class. All these things we are going to do in the next class. So that's all for today's class, students. About the adiabatic process we are going to study in the next class. Thank you.